हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम 20 अगस्त 2023 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ऑफलाइन, वो पेपर हम देखेंगे सीडीपी का कैसे आया हुआ था। ठीक है, उसको हम देखेंगे पेपर आपका कैसे पूछा गया था और ये आपका पेपर ही है। ठीक है, देखिए ये आपका 20 अगस्त 2023 का पेपर है, पेपर 1 का है। ठीक है, पेपर 1 का है ये, 20 अगस्त 2023 का सीडीपी का पेपर है। हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। क्योंकि 20 अगस्त 2023 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो भी ऑफलाइन ही था और आपका जो 21 जनवरी 2024 में एग्ज़ाम है वो भी आपका ऑफलाइन ही है। ठीक है, तो ये जो पहला फ्रंट पेज जो होता है इसमें देखेंगे ये आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, जो आपका 21 जनवरी 2023 को जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है वो सेम ऐसे ही मिलेगा। देखिए इसमें क्या क्या कुछ लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि जब आप जाओगे पेपर देने तब ऐसे ही आपको मिलेगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको पहले आप पढ़ लो ताकि वहाँ जाने के बाद आपको टाइमिंग, देखिए ऑफलाइन होता है तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें अपने हाथों से गोला बनाना होता है ना। ऑफलाइन पेपर जो होता है, ऑनलाइन होता था तो बस हम तो केवल टिक करना रहता था, वहाँ जल्दी होता था। यहाँ गोला बनाना पड़ता है और गोला भी आपको ध्यान से भरना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा टाइम लग जाता है। देखिए यहाँ पे ऊपर देखिए ये पेपर 1 है आपका, प्रश्न पत्र फर्स्ट है। अब देखिए इसमें परीक्षार्थियों के लिए निर्देश क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आप पहले ही इसको जान लें क्योंकि 2 दिन 3 दिन ही आपका बचा हुआ है। कह रहा OMR पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अंदर रखा गया है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, जो उत्तर पत्र निकालकर पृष्ठ फर्स्ट एवं पृष्ठ सेकंड पर ध्यान से नीले काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें। अब आपको पेन, आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि पेन आपको 2 ही ले जानी है। ठीक है, एक ब्लैक या ब्लू कलर का, 2 कलर आपको केवल अलाउ है। ऐसा नहीं लाल ले लो आप, कैसे बैगनी कलर ले लो, ये सारा कलर आपको लेके नहीं जाना। बस क्योंकि आपको गोला ही बनाना है तो केवल ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन आपको लेके जाना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट में लिखा हुआ है। सेकंड में क्या है, परीक्षा की अवधि 2.5 घंटा है, ये हमने आपको बताया हुआ है। 2.5 घंटा मीन्स 150 मिनट आपके पास है। एवं परीक्षा में 150 कितने 150 प्रश्न भी हैं और 150 आपको मिनट भी मिलेंगे। तो पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिलेगा। कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये तो आपको पता ही होगा। केवल आपको 90 नंबर लेके आना है। 90 नंबर आपका अगर आ गया तो आप कहीं भी अगर वैकेंसी आ रही तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे। ठीक है, वैसे तो जो कैटेगरी का है, जनरल का तो 90 नंबर होता है, लेकिन जो कैटेगरी से हैं उनका 82 पे होता है, OBC से हैं। बट वो क्या होता है, अगर कहीं अदर वैकेंसी, अगर आप यूपी से हैं और वैकेंसी आपकी दिल्ली में अभी आने वाली है, TGT की आ रही है ना, बीएड वाले होंगे तो, या DLED वाले भी होंगे, अगर उनको दिल्ली में वैकेंसी आ रही है, PRT की भी आएगी, TGT भी आपकी आ ही गई है, उसकी फॉर्म फिलिंग है, मार्च तक की लास्ट डेट है, फरवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है ना TGT की। तो हम क्या है कि अगर आपका पेपर 2 में या पेपर 1 में 82 मार्क्स आए, आप OBC से हो, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। जब तक आपका 90 के ऊपर नहीं आएगा तब तक आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप अगर दिल्ली में वैकेंसी आ रही है, आप फॉर्म फिल कर रहे हो, आप यूपी से हो, तो आपको 90 नंबर चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ आप जनरल में काउंट होते हो ना, ये वजह होती है। इसीलिए कोशिश करो कि एक बार में आपका 90 नंबर के ऊपर आपको आपका रिजल्ट जो है आप अच्छा स्कोर कर लो। ठीक है, बार बार आपको सीटेट देने की ज़रूरत ना पड़े, ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो 2.5 घंटे का समय होता है और 150 प्रश्न होते हैं और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तीसरा पॉइंट क्या है, इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र निशान लगाने के लिए केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। सेम बात वही है कि आपको ब्लू या ब्लैक पेन ही ले जानी है। ठीक है, चौथा पॉइंट है, इस पुस्तिका को कोड C है, या सुनिश्चित कर लें कि इस पुस्तिका का कोड उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ 2 पर छपे कोड से मिलता है। यह भी सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा पुस्तिका संख्या और उत्तर पत्र संख्या मिलते हैं। अगर यह भिन्न हो तो परीक्षार्थी दूसरी उत्तर पुस्तिका और उत्तर लेने के लिए निरीक्षक को तुरंत अवगत कराएं। ठीक है, ये आप कोड आप मैच करा लेंगे जो आपका OMR सीट होगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है, देखिए पांचवा पॉइंट 10 पॉइंट है, इसको हम अभी यहाँ समझ लेंगे, बाद में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि वहाँ जाके आपको केवल
गोला ही भरना हो, ठीक है। ऐसे ही सेम आपको मिलेगा, ऑफलाइन ही आपका पेपर है, ये भी ऑफलाइन ही पेपर हुआ था 20 अगस्त 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था, ठीक बात है। पांचवा पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे आपको सब चीज़ क्लियर हो जा रही होगी कि आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 150 मिनट मिलेगा आपको, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पांचवा पॉइंट देखिए, सब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा, 2-3 दिन एग्जाम बचे हैं, फिर भी हम देख लेंगे। इसमें लिखा हुआ है इस परीक्षा पुस्तिका में 5 भाग हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, जिनमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं तथा प्रत्येक 1 अंक का है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का आपका रहेगा। भाग 1 क्या है आपका, बाल विकास सीडीपी है, 1 से 30 तक का, 30 नंबर का। दूसरा सब्जेक्ट आपका गणित रहेगा। अब ये नहीं है कि अगर आप, क्योंकि पेपर फर्स्ट है तो पेपर फर्स्ट में गणित आपका अनिवार्य है, ऐसा नहीं है आपकी आर्ट से हो तो आप गणित नहीं लोगे, ऐसा नहीं है। पेपर 2 में है ऑप्शन कि आप आर्ट के हो तो आप सोशल साइंस लोगे और साइंस के हो तो मैथ लोगे, लेकिन पेपर 1 में आपका फिक्स होता है कि आपको पेपर 1 गणित ही रहेगा, ठीक है। आपको गणित जरूर सॉल्व करना ही पड़ेगा, 31 से 60 तक का, 60 नंबर आपके हो गए। तीसरा भाग आपका है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में देखिए 61 से 90 तक के क्वेश्चन है, ये आपके 90 नंबर हो गए, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट जो है ना ये कंपलसरी हैं, आपका चाहे जो भी सब्जेक्ट हो पेपर 1 के लिए। देखो पेपर 2 क्या है कि अब तो बीएड वाले बेचारे, उनको बाहर ही कर दिया गया ना प्राथमिक से, तो उनको तो पेपर 1 देना नहीं है, पेपर 2 ही देना है। तो पेपर 1 वालों, तो ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। केवल इसमें क्या है, लैंग्वेज का होता है फर्स्ट, अगर फर्स्ट लैंग्वेज बहुत सारे बच्चे ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर फर्स्ट लैंग्वेज क्या लेते हैं, हिंदी लेते हैं, और सेकंड क्या लेते हैं, अंग्रेजी लेते हैं, ठीक है। आपको एक भाषा चुनी होगी, आपने फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ भाषा फर्स्ट एक हिंदी लिया होगा, भाषा सेकंड आप संस्कृत ले सकते हो या इंग्लिश ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो ना, ये आपके ऊपर है। लैंग्वेज सेकंड आप कुछ भी ले सकते हो, लैंग्वेज फर्स्ट आप हिंदी ही लीजिएगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट आपको क्लियर हुआ। छठा पॉइंट क्या कह रहा है, भाग 6 में भाषा फर्स्ट के लिए 30 प्रश्न है और भाग 5 में भाषा सेकंड के लिए 30 प्रश्न दिए गए हैं, तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे और क्या बताया गया है, कह रहा है यदि भाषा फर्स्ट या सेकंड भाषा में आपके द्वारा चुनी गई भाषा अंग्रेजी या हिंदी के अलावा, अगर भाषा सेकंड में आपने अंग्रेजी या हिंदी के अलावा और कोई भी भाषा ली है तो आप जो है कृपया सी कोड वाली उस भाषा वाली परिशिष्ट परीक्षा पुस्तिका जो है वो मांग लीजिएगा, ठीक है। जिन भाषाओं के प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हैं वह आवेदन पत्र में चुनी गई भाषाओं से अवश्य मेल खानी चाहिए। जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम भाषा ली होगी वही आपको फिल करना है, नहीं तो आपका रिजल्ट भी खराब हो जाएगा, ठीक है। भाषाओं का परिवर्तन अनुमान्य नहीं है, ठीक है। जो आपने भाषा चुनी होगी वही भाषा का जो सेट है उसको आपको सॉल्व करना है। सातवां पॉइंट है, भाषा सेकंड के लिए भाषा सूची से ऐसी भाषा चुने जो उनके द्वारा भाषा फर्स्ट में चुनी गई भाषा से भिन्न हो। ये बात यहाँ कही जा रही है कि जो आपने भाषा सेकंड चुनी है वो भाषा फर्स्ट से अलग हो। ऐसा नहीं आपने भाषा फर्स्ट में हिंदी ले लिया और भाषा सेकंड में भी हिंदी ले लिया, तो दोनों भाषा आपकी अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ले रहे हो तो लैंग्वेज सेकंड आपकी अंग्रेजी या संस्कृत या कुछ भी होनी चाहिए। मतलब ये है कि दोनों लैंग्वेज आपकी सेम नहीं होनी चाहिए। ये 7वें पॉइंट में बात कही जा रही है, समझ में आई। 8वां पॉइंट क्या है, रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में इस प्रयोजन के लिए दी गई खाली जगह पर ही करें, ठीक है। रफ कार्य आपको लास्ट पेज में एक पेज एकदम खाली मिलता है, वहां आप रफ कार्य करें। 9वां पॉइंट क्या है, सभी उत्तर केवल OMR उत्तर पत्र पर ही अंकित करें। अपने उत्तर ध्यान पूर्वक अंकित करें। उत्तर बदलने हेतु श्वेत रंजक का निषिद्ध है, ठीक है। जो उत्तर आपका आंसर हो एक बार में ही उसको गोला करें, ठीक है। लास्ट पॉइंट आपका है, यदि अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के प्रश्नों में कोई विसंगति हो तो अंग्रेजी अंतिम संस्करण माना जाएगा। यहाँ ये बात कही जा रही है कि आपको देखिए, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है तो एक साइड में आपका इंग्लिश का रहेगा और एक साइड में क्या होता है, हिंदी का होता है। तो अगर कोई भी गलती है पेपर में तो आप जो हिंदी का आंसर राइट ना माने, आप जो हिंदी में दिया रहेगा उसको आंसर सही नहीं माना जाएगा, जो इंग्लिश में होगा वही आंसर आपका सही माना जाएगा। ये बात कही जा रही है, ठीक है। ये सारे पॉइंट थे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू जो आप एग्ज़ाम देने जाओगे, ठीक है। आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे और आपको एग्ज़ाम में कोई भी वॉच घड़ी वगैरह लेके नहीं जानी है, बस आपको पेन लेके जाना, अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है। और कुछ नहीं, आप 70 वीडियो देखने
मत बैठ जाना यूट्यूब पे, ठीक है, टाइम ख़राब होता है आपका। इतनी ही बातें आपको पता होनी चाहिए, आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो, ठीक है। 2-3 दिन में एग्ज़ाम है। हम कहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर खूब सॉल्व करो, टाइमिंग लगा लो, टाइमिंग देखो आपका, क्योंकि टाइमिंग बहुत लगता है आपको। ऐसे तो सोच रहे होंगे आप 150 प्रश्न है और 150 हमको मिनट मिल रहा है, पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप मैथ लगाने बैठ जाओगे तो कोई क्वेश्चन लॉन्ग होता है, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे सीडीपी हो गया तो इसको हम 15 मिनट में कर लेते हैं, तो वहाँ से आपका 10 मिनट बच के उसको हम मैथ में लगा लेते हैं। ईवीएस आपका हो गया, वहाँ से भी हम जल्दी कर सकते हैं, 20 मिनट में कर सकते हैं उसको, 10 मिनट वहाँ से बचा के हम मैथ में इंक्लूड कर सकते हैं ना। ऐसे टाइम को मैनेज किया जाता है। मैथ में उस ईवीएस का टाइम जो बचा आप मैथ में लगा लो, सीडीपी का जो टाइम बचा आप पैसेज में लगा दो, क्योंकि पैसेज में टाइमिंग लगता है ना, वहाँ क्वेश्चन आपको ढूंढना होता है, वहाँ आपको पैसेज में अलग से दिमाग नहीं लगाना होता। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में आपका 15-15 नंबर का पैसेज आता है, 30 नंबर टोटल आते हैं आपके पैसेज के। तो ये सारी चीज़ें कैसे क्लियर होंगी। पैसेज जो है कोई टीचर कितना भी करा दे, लेकिन आपके प्रैक्टिस के ऊपर होता है ना, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। इसीलिए हम कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें टाइमिंग लगा के। ये इतना देर तक जो हमने आपको समझाया, प्लीज़ आप समझिएगा ज़रूर। जो बातें हमने बताई हैं ना, बहुत काम की हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका पेपर था, और इसमें आपको देखिए पेपर, ये फ्रंट पेज है पेपर का। इसमें देखिए आपको यहाँ लिखना होगा परीक्षा का, आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ फर्स्ट में यहाँ लिखा हुआ है देखिए, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, रोल नंबर आप लिखेंगे, यहाँ अंकों में लिखना होता है, और यहाँ आपको शब्दों में लिखना होता है, ठीक बात है। ये चीज़ें आपको करनी होती है। उसके बाद इसको आप खोलोगे तो ये आपका पेपर है, पेपर फर्स्ट सीडीपी। ये जो इतनी बात बताइए, आपके पेपर 1 हो या पेपर सेकंड हो। पेपर सेकंड में बस आपका सिलेबस अलग होगा, हम पेपर 2 का भी सीडीपी कराएंगे कल। आज आप पेपर फर्स्ट के लिए कर लो, कल हम कराएंगे सीडीपी पेपर 2 के लिए, ठीक बात है। तो क्लास को हम करेंगे स्टार्ट। इतनी देर हमको आपको समझाने में लग गया, लेकिन बात जो हमने आपको बताई है वो आपके बड़े काम की है, ठीक है। क्वेश्चन को अब हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन सीडीपी का है, पेपर फर्स्ट का है। ये नहीं है पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड सीडीपी का सिलेबस सेम है, तो ऐसा नहीं है कि पेपर 1 वालों के लिए पेपर 2 का भी जो है हेल्प करेगा ना। आपने देखे सीडीपी पढ़ा होगा, आप पेपर 1 सॉल्व करें या पेपर 2 सॉल्व करें, दोनों हेल्प करेगा आपको। अलग से जब अलग सिलेबस ही नहीं है तो क्वेश्चन का थोड़ा लेवल अलग, थोड़ा उच्च लेवल उसमें पूछ लेता है, इसमें प्राथमिक पूछता है बस, और कोई डिफरेंट नहीं होता ना। आपने प्याजो कोलबर्ग पढ़ा है तो अलग से पढ़ा है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग से पढ़ाया जाता है, आपको एक में ही पढ़ाया जाता है ना, तो सिलेबस आपका सेम है। अब देखिए क्वेश्चन को करेंगे हम स्टार्ट। ये पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन सॉल्व वो बंदा कर पाएगा, देखो जो चीज़ों को समझता है, जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और आपको जो आंसर करना होता है वो जो बालक के हित में, बच्चों के हित में जो बात कही जाती है, वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ज़रूरी नहीं आपने, अगर जो बंदा सीडीपी नहीं पढ़ा होगा, जिसकी समझ अच्छी होगी ना, वो 30 में से 20 नंबर ला सकता है, 15 नंबर तो ला ही लेगा, ठीक है, बिना सीडीपी पढ़े, अगर आपकी समझ अच्छी है तो। आपको ये पता है कि कोई भी ऑप्शन हो वो बच्चे के हित में बात होनी चाहिए, वो ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये आपका मेन पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए जिसने भी थ्योरी पढ़ी होगी समझ गया होगा, इस क्वेश्चन में आप सारी चिंतन के बारे में बात कही जा रही है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों की अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। इसमें सोच पर विचार करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेकंड कह रहा है कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। देखिए ये इसमें बच्चा अपनी सोच के बारे में चिंतन करेगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। थर्ड में कह रहा है वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। तो इसमें सोच जो है, इसमें अपनी सोच के बारे में ज़्यादा विचार बच्चा नहीं कर पाएगा, इसलिए सी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। डी कह रहा है क्रिया की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा क्या है ये बताने से बच्चा अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता इसमें ज़्यादा नहीं होगी, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। आपने मोटिवेशन चैप्टर पढ़ा होगा, अभिप्रेरणा चैप्टर पढ़ा होगा। एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होता है क्या बाह्य अभिप्रेरणा ना, आंतरिक
जिसमें देखिए किसी मोटिवेशन की, बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, आंतरिक अभिप्रेरणा आपकी वही होती है ना। इसमें बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड है, उसको ये नहीं है कि मैं ये सीटेट एग्ज़ाम पास आउट कर लूँगा तो मुझे ये अवार्ड मिलेगा, ठीक है, मुझे टीचर अच्छा कहेंगे। उसका मोटिवेशन वो बाहरी चीज़ों पर नहीं है, इंटरनली आपको यही बताना है। ऑप्शन देखिए ए कह रहा फर्स्ट, कह रहा शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। अब देखिए यहाँ देखिए ये बाहरी चीज़ों पर फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। परीक्षा में मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो यहाँ देखिए बाहरी चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है ना, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। थर्ड देखिए कह रहा है मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। देखिए यहाँ फेल ये इसलिए हुआ है क्योंकि शिक्षक, बाहरी चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है, इसलिए थर्ड भी आपका नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए कह रहा है मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त मात्रा में पढ़ाई नहीं की। तो ये देखिए यहाँ बाहरी चीज़ों पर फोकस नहीं किया जा रहा है, ये मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं की इसलिए मैंने सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाया ना, ये खुद पे। तो ये आपका आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन करना है। देखिए असर्शन और रीजन, कारण, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे गए हैं। देखिए ये आपका इसके पहले जो एग्जाम हुआ था 20 अगस्त में, यहाँ तीन क्वेश्चन आपके शायद बने हुए हैं, केवल अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हम क्या करते हैं, क्योंकि बड़ा दिखता है हमको तो छोड़ते हैं, सोचते हैं कि छोड़ो, तो एक नंबर आपका ऐसे ही चला जाता है। अरे पहले क्वेश्चन को पढ़ो तो सही, क्या पता समझ पे, केवल आप क्वेश्चन को पढ़ो आपका आंसर आ जाए। केवल आपको ये देखना होता है कि अभिकथन आपका राइट है या रॉन्ग है, या कारण आपका ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक है, सही है या गलत है। फिर हमें देखना होता है कि कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस आपको यही देखना होता है, इसमें आपको ऑप्शन कुछ नहीं देखना होता, बस आपको यही दोनों फोकस करना होता है यहाँ पे। अब देखिए अभिकथन आपका क्या है, असर्शन क्या है, ये जिसको इंग्लिश आती होगी वो साइड में इंग्लिश है, ठीक है, हम हिंदी ही पढ़ाते हैं। अब देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए क्या है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है। इसमें देखिए लड़कियां जो है गुड़िया खेलती हैं और लड़के क्या करते हैं, कारों के साथ खेलते हैं। तो ये बात तो आपका गलत है ना। लेकिन देखिए आंसर गलत नहीं माना गया, क्यों नहीं गलत माना गया इसको समझिए आप। रीजन इसका क्या दिया हुआ है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। देखिए क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे घर में देखते हैं कि पापा जो होते हैं वो ड्यूटी करने जाते हैं बाहर, और मम्मी जो होती हैं वो घर पे काम करती हैं, खाना बनाती हैं ना। तो ऐसे घर में जो संस्कृति होती है ना, वही यहाँ पे बताया गया, जो संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर देखते हैं कि लड़कियां गुड़िया खेलती हैं और लड़के क्या कार चलाते हैं। तो जो ये कारण दिया हुआ ये बात तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन अभी कथन आपका गलत है। लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे किसी ऑप्शन में ये बात नहीं कही गई है कि कारण आपका सही है। देखिए इसमें कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। आर आपका गलत नहीं है, आर आपका सही है। इसमें कह रहा है ए और आर दोनों गलत है, तो आर गलत नहीं है, इसीलिए डी ऑप्शन को राइट आंसर माना गया है। ऑफिशियल आंसर की जो आपकी आई थी तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो बात तो इसके अकॉर्डिंग सही है, ये है ना। उसी के आधार पे तो लड़कियां गुड़ियां खेलती हैं और लड़के क्या कारों को खेलना पसंद करते हैं। तो डी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। आपको उम्र बतानी है, ठीक है, कि किस आयु के बच्चे जो हैं वो खेल में शामिल हो सकते हैं, बच्चे कब खेलते हैं और कब चुटकुले और पहेलियों को पसंद करते हैं। तो देखिए 1 वर्ष में तो बच्चा खेलेगा नहीं, ये बात तो 3 वर्ष में भी लागू हो सकती थी, बट 3 वर्ष में बच्चा इतना उसको पहेलियों के बारे में नहीं खेलता, क्योंकि इसमें चुटकुलों और पहेलियों को कह रहा है ना। तो ये जो है 3 वर्ष में
नहीं हो पाएगी, ये 7 वर्ष में होगा। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन को ही राइट आंसर माना गया है, 7 वर्ष। ठीक है, देखिए इंग्लिश को पढ़ने में फालतू का टाइम जाएगा, इसलिए हम पढ़ते नहीं है, केवल जो हमारा फोकस है हम हिंदी में ही पढ़ाते हैं ना, इसीलिए हम हिंदी में ही आपको आंसर भी करा रहे हैं। जिसको मन हो देखे, एट विच एज कैन चिल्ड्रेन इंगेज इन वर्ड प्ले एंड लाइक जोक्स एंड ये सारा कुछ है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कैरल गिल्गन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। किसकी आलोचना की गई है ना? कोहलबर्ग ने कौन सा विकास का सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है ना। इसमें कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। चरण कितने हैं? 6 हैं ना। लेवल आपके 3 हैं और चरण आपके 6 हैं। आपने तो पढ़ा ही होगा, 2 दिन 3 दिन एग्जाम बचा हुआ है तो आपने तो पढ़ा होगा। कोहलबर्ग से 2 क्वेश्चन शायद बने हुए हैं 20 अगस्त में ही। वाइगोत्स्की से इस शिफ्ट में 3 क्वेश्चन बने हुए हैं, अभी हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कैरल गिल्गन हैज, सॉरी इंग्लिश हमको नहीं पढ़ना, टाइम खराब होगा। कैरल गिल्गन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। बताइए कैरल गिल्गन ने क्या कहा था? कोहलबर्ग, देखिए कोहलबर्ग की जो आपकी थ्योरी थी, इसमें देखिए हिंज की थ्योरी, हिंज के बारे में बताया गया था, आपने पढ़ा होगा। तो जो आपकी कैरल गिल्गन थी, इन्होंने देखिए कोहलबर्ग ने जो थ्योरी बताई हुई है उसमें देखिए फीमेल, महिला के बारे में कहीं बात ही नहीं की गई है। नारीवादी दृष्टिकोण से ना इसकी क्या आलोचना की गई है, क्योंकि यहाँ फीमेल के बारे में पूरी थ्योरी आप पढ़ लोगे, फीमेल के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, तो यही कैरल गिल्गन ने कहा है कि ये नारीवादी दृष्टिकोण, जेंडर जो है स्टीरियोटाइप थ्योरी है। ठीक बात है, तो इसीलिए डी ऑप्शन को राइट आंसर माना गया है। नारीवादी दृष्टिकोण से कैरल गिल्गन ने आलोचना की थी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा था आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व ना देने पर। भाई आनुवंशिक कारक तो महत्व दिया ही गया था ना। केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से नहीं, नारीवादी दृष्टिकोण से। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। 6 कह रहा है अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्षण क्या है। आपने पढ़ा होगा अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम एक आकलन और होता है, 3 आकलन होता है ना, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, 3 होती है। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्षण क्या होता है। अधिगम के लिए आकलन में इसमें क्या होता है, ये फीडबैक के लिए होता है ना। जैसे क्लास में कोई भी डाउट होता है तो बच्चा पूछता है तो उसी के डाउट को क्लास में क्लियर कर लिया जाता है ना, तो वो क्या होता है, अधिगम के लिए आकलन होता है। अधिगम का आकलन क्या होता है, जैसे आपका अभी आपका सीटेट का एग्जाम ही हो जाएगा, तो जब आप रिजल्ट दे के आओगे तो जो रिजल्ट होगा वो आपका मेन होगा, उसमें आप कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते हो, है ना। जो हो गया आपका रिजल्ट, पास हो गए तो ठीक है, फेल हो गए तब भी ठीक है। लेकिन जैसे अभी आपके पास टाइम है, अभी टाइम है ना आपके पास, अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, जो गलती होगी आप उसको ठीक कर लोगे। तो ये अधिगम के लिए आकलन होता है, फीडबैक के लिए होता है, प्रतिपुष्टि के लिए होता है ना। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। यही बात तो हम आपको समझा रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, ये प्रतिपुष्टि के लिए होता है। ठीक बात है। सेकंड कह रहा है विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। नहीं भाई, बी ऑप्शन आपका नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ कह रहा है विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन और ग्रेड देना, ये तो अधिगम का आकलन हो जाएगा ना, अधिगम का आकलन हो जाएगा। ये भी नहीं होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। अधिगम के आकलन के लिए इसमें फीडबैक दिया जाता है, प्रतिपुष्टि के लिए ये होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कह रहा है शैशवावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखिए आपने सामाजिकरण वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, सामाजिकरण की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक प्राथमिक और एक क्या होती है,
एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी में आपका क्या आता है, परिवार आता है ना, क्योंकि पहला सोशलाइजेशन आपका पहला सोशलाइजेशन बच्चा उसका सोशलाइजेशन कहाँ होता है, परिवार में होता है। उसके बाद सेकेंडरी सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपकी स्कूल हो गया, ठीक है। तो शैशवावस्था आपका प्राथमिक में आएगा, शैशवावस्था, और ये जो बाल्यावस्था है ये आपका सेकेंडरी में जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन में ही देखिए शैशवावस्था प्राथमिक और बाल्यावस्था आपकी माध्यमिक होगी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डिस्ग्राफिया। अब देखिए डिस्ग्राफिया क्या है, आपने पढ़ा होगा डिस्ग्राफिया क्या होता है। डिस्ग्राफ ये क्या होता है, लिखने से संबंधित होता है। तो जिसमें लिखने से संबंधित विकार होगा वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। फर्स्ट कह रहा है एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। देखिए इसमें टिक जो लगा हुआ है, आप ये जो देख रहे हो ना, क्योंकि ये पेपर है, पेपर का हमने फोटो लिया हुआ है, तो इसमें जो आंसर लगा हुआ है वही आंसर लगा हुआ है, ठीक बात है, हमने नहीं लगाया हुआ है इसको। अब देखिए सेकंड में क्या कह रहा है, एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशीलता व्यवहार है। ये नहीं होगा भाई, डिस्ग्राफिया आपका लिखने से संबंधित होता है। इसको जैसे आप ऐसे लिखते हो तो ये कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा, ठीक है। तो ये लिखने से संबंधित विकार होता है डिस्ग्राफिया। थर्ड कह रहा है एक भाषा विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। फोर्थ कह रहा है एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। ये डिस्प्रैक्सिया से होता है ना, ये नहीं होगा। ये अफेजिया से होता है, ये भी नहीं होगा। यह आपका डिस्ग्राफिया हमने अधिगम वाले चैप्टर में ये कराया हुआ है, साथ में क्वेश्चन भी लगवाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें सामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है। प्रतिभावान जो गिफ्टेड होते हैं ना, गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये त्वरण होगा, विसर्जन होगा, विभेदित निर्देशन होगा, संवर्धन होता है। देखिए जो प्रतिभावान जो गिफ्टेड होते हैं उनको इनरिच इन्वायरमेंट की जरूरत होती है ना, आप वैसे क्योंकि वो प्रतिभावान होते हैं। तो इस हिसाब से तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका राइट आंसर होना चाहिए था, बट फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। वो त्वरण होते हैं ना, त्वरण गतिवर्धन, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए समावेशी शिक्षा से बना ये क्वेश्चन। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे जो शिक्षक हैं अगर वो समावेशी कक्षा की दिशा में काम कर रहे हैं तो उन्हें क्या चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पाठचर्या में अनुकूलन करें, बात तो ठीक है। सेकंड कह रहा है विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, ये बात भी ठीक है। थर्ड कह रहा है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रह की जांच करें, ठीक बात है ना। शिक्षक को अपने अंदर स्वयं में जो भी चीज़ हो जो उसको ठीक करें ना, खुद के अंदर भी जो पूर्वाग्रह उसकी जांच भी करनी चाहिए शिक्षक को, ये बात भी ठीक है। विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, भाई विविधता को हमें बाधा के रूप में देखना नहीं है, क्योंकि समावेशी शिक्षा ही आपकी वही होती है, इसमें हर बच्चे को इंक्लूड करना होता है। कोई भी मंद बालक का बच्चा है या प्रतिभावान है, कोई भी वंचित पृष्ठभूमि से आया हुआ है ना, हाशिए वर्ग से आया, तो हमें विविधता को बाधा के रूप में नहीं देखना है। तो ये फोर्थ ऑप्शन ही आपका गलत है। तो उपर्युक्त में से सही आपको बताना था, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका राइट आंसर होगा। जो फोर्थ ऑप्शन में बात कही जा रही है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का सिद्धांत दिया हुआ है, तो आपको उनके अनुसार बताना है कि दर्शन शास्त्री के पास कौन सी बुद्धि होती है और मूर्तिकार के पास कौन सी बुद्धि होती है। तो जो दर्शन का शास्त्री होते हैं, आपके फिलॉसफर होते हैं, उनके पास कौन सी बुद्धि होती है, उनके पास अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। और जो मूर्तिकार होते हैं आपके, ठीक है, इनके पास क्या होता है, दिक् स्थान। इनको क्योंकि इनको दिशाओं के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी होता है ना, तो दिक् स्थान। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक बात है। फिलॉसफर के पास देखिए, फिलॉसफर के पास इंट्रा पर्सनल दिया हुआ है। देखिए इंट्रा पर्सनल दिया हुआ है फर्स्ट वाले में फिलॉसफर के पास, और मूर्तिकार के पास ये स्पेशल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12,
कह रहा निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। अधिगम का लक्ष्य कौन सा होना चाहिए ये आपको बताना है, लर्निंग। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा। ये तो एकदम निगेटिव पॉइंट है ना, हमें कंपटीशन थोड़ी ना कराना है, ये कंपटेटिंग विद पीयर्स, ग्रुप के साथ हमें प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन नहीं करना है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेकंड कह रहा है समालोचनात्मक चिंतन का विकास, बिल्कुल बी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, सेकंड वाला ऑप्शन। क्रिटिकल थिंकिंग को हमें डेवलप कराना होता है, तो सेकंड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। थर्ड कह रहा है तथ्यों को रटना, भाई रट्टा मार के अभी आप सीटेट का एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते। ठीक है, रट्टा मार के आप जाओ कभी भी एग्ज़ाम आप सीटेट का पास आउट नहीं कर सकते। अगर आपकी समझ अच्छी है तब आप पास आउट कर सकते हो, क्योंकि पेडागॉजी ही आपकी देखिए आ जाती है। 90 नंबर की पेडागॉजी आपकी हो गई, केवल 15 नंबर की देखिए सीडीपी में आ गई, 15 का ईवीएस में आ गया और 15 की मैथ में आ गई, तो 90 नंबर की आपकी पेडागॉजी आ रही है। लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड तो आप सॉल्व भी कर लेंगे पैसेज। तो अगर आप सिलेबस भी नहीं ढंग का पढ़े हुए हैं ना, अगर आपकी पेडागॉजी, अगर आपकी समझ अच्छी है, तब भी आप सीटेट पास आउट कर सकते हो। बहुत इजी होता है, कोई भी टेट होता है वो टफ हो सकता है, यूपी टेट है वो टफ हो सकता है, क्योंकि वहाँ आपको, अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े हुए वहाँ तो पेडागॉजी आती नहीं है, तो वहाँ आपको पढ़ना पड़ता है। बट सीटेट एग्ज़ाम ईजी होता है, लेकिन ये हमारे अंदर ये हवा बना हुआ है ना कि सीटेट टफ होता है, टफ और टेट ईजी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी समझ अच्छी है तब आप पास आउट आसानी से कर सकते हो। तो तथ्यों को याद करना, जो रट्टा, जहाँ पर रटने को प्रोत्साहित किया जाएगा वो ऑप्शन बिल्कुल भी गलत होगा। वो चाहे सीडीपी हो आपकी, चाहे ईवीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे लैंग्वेज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, सीटेट का, तो हमें रट्टा नहीं मारना है, तो इसलिए थर्ड आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनाना। आप यंत्रवत याद करने पे फोकस कराओगे, इसलिए डी भी आपका गलत हो जाएगा। तो केवल सेकंड वाला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, ये अधिगम का उद्देश्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं साथ में। 13 क्या कह रहा है आपका, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। विद्यार्थी के सीखने की शैलियों में विविधता क्या निभाती है भूमिका, देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान में ध्यान नहीं रखना चाहिए। सेकंड कह रहा ध्यान नहीं रखना चाहिए। भाई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्यों नहीं ध्यान रखोगे। सेकंड कह रहा है को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। विविधता जो होती है वो हमें बाधा के रूप में नहीं देखना है ना। विद्यार्थियों के सीखने की जो शैली है, देखो कोई अलग, हर टाइप का क्लास में बच्चा होता है, कोई प्रतिभावान, देखिए कोई गिफ्टेड होता है ना, कोई प्रतिभावान होता है, कोई क्रिएटिव होता है, कोई मंद बुद्धि का बालक होता है, कोई वंचित पृष्ठभूमि से आया होता है ना, उसको जल्दी समझ में नहीं आता है। तो हमें विविधता जो होती है क्लास में, उसको हमें बाधा के रूप में नहीं देखना है, इसलिए आपका सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा। थर्ड क्या कह रहा है, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल थर्ड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होना चाहिए और होगा भी। ठीक है, फोर्थ कह रहा है कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। भाई एक रूपता ले आओगे कैसे आप, एक बच्चों के लेके चलोगे जो जल्दी सीख जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाओगे, बाकी बच्चों को आप छोड़ दोगे। ऐसा नहीं करना है आपको ना, आपको भी टीचर बनना है, तो हमें हर बच्चों को इंक्लूड करने, समावेशी शिक्षा भी आपकी यही कहती है, एनईपी कहता है आपका, ठीक है, एनसीएफ 2005 सब यही करता है, हर बच्चों को हमें इंक्लूड करके लेके चलना है ना। ऐसा नहीं आप किसी एक बच्चों के हित में उसी के अकॉर्डिंग आप क्लास को लेके आगे चलोगे। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ये भी अदर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन हैं। जो अदर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन देख के घबराते हैं ना, उनका 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही चला जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है, लॉन्ग होता है, ये बात है, बट क्वेश्चन को पढ़ो तो सही, क्या पता पढ़ के ही आप आंसर कर दो। कह रहा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अदर्शन अभिकथन दिया हुआ है आपका, विद्यार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। बात तो आपकी ठीक है। रीजन क्या दिया हुआ है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। ये भी बात आपकी ठीक है ना। दोनों आदर्शन और रीजन आपने पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो दोनों बात आपकी ठीक है। तो इस
सेकंड में कह रहा है ए सही है, आर गलत है, आर गलत नहीं है, दोनों गलत है, ये बात भी गलत है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। भाई सही व्याख्या कर रहा है ना, तो फोर्थ ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। बात समझ में आई? क्या कहा था कि शिक्षार्थियों के बीच जो क्रिएटिव थिंकिंग है ना, सो सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विविध दृष्टिकोणों से अलग अलग तरीके से अवगत कराना चाहिए। बात ये भी तो ठीक थी। जब विद्यार्थी विभिन्न मतभेदों की बातचीत में संलग्न होते हैं तो उन्हें समालोचनात्मक, कहाँ गया, उन्हें देखो क्रिएटिविटी और क्या करना है, क्रिएटिविटी को इंगेज कराना है ना, रचनात्मकता, सोचने की क्षमता सीख समृद्ध करते हैं। तो दोनों बात ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से कब सीखते हैं, प्रभावी ढंग से कब सीखते हैं ये आपको बताना है। जटिल से सरल की ओर बढ़ते हैं, जटिल से सरल की ओर, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो देखिए जटिल से सरल नहीं होता। आपने टीचिंग ट्रेनिंग, आपने डीएलएड या बीएड तो किया होगा, तभी आप सीटेट एग्जाम देने जा रहे हो। तो आपने देखिए शिक्षण सूत्र भी पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा वहाँ टीचिंग ट्रेनिंग में। तो सरल से जटिल की ओर जाते हैं ना। बच्चों को पहले आप कठिन चीज बताओगे, उसके बाद सरल बताओगे, ऐसा नहीं होता, सरल से जटिल होता है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेकंड कह रहा है तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर। भाई तर्क संगत से नहीं, अनुभवजन्य से। देखिए जो बच्चों का अनुभव है तो अनुभव से तर्क संगत जाएंगे ना, ऐसा नहीं है तर्क दे दोगे उसके बाद अनुभवजन्य की ओर जाओगे, तो उल्टा दिया हुआ है ये। तो सेकंड भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। थर्ड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है। देखिए अमूर्त से मूर्त नहीं होता, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कह रहा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ा होगा, हमने भी करवाया हुआ है, साथ में क्वेश्चन भी लगवाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए वाइगोत्स्की आपके क्या कहते हैं, बच्चे समाज में ग्रुप में सीखते हैं ना, ये समाज संस्कृति और भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं ना, यस सीएल, सोशल कल्चर और लैंग्वेज। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है सामाजिक अलगाव। अब जो बच्चे फोकस नहीं करेंगे वो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर कर देंगे, क्योंकि इसमें समाज लिखा हुआ है, समाज पढ़ा नहीं, फर्स्ट ऑप्शन टिक किया। क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है वो इतना प्रेशर होता है ना कि जल्दी जल्दी करो, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। क्योंकि हमने एग्ज़ाम में अभी हम बैठे नहीं है ना, जब बैठोगे दे के आओगे तब समझ में आएगा, क्योंकि टाइम आपको ज़रूर कम पड़ेगा, क्योंकि पैसेज में बहुत टाइम लग जाता है ना, वहाँ हमें पढ़ना पड़ता है, तो पैसेज में और मैथ में थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी सीडीपी तो आपकी आसान होती है, जल्दी कर लोगे आप। तो देखिए सामाजिक अलगाव कह रहा है, तो देखिए आइसोलेशन हमें नहीं करना, अलगाव नहीं होता, अलगाव करने के लिए ये नहीं कहते, इसलिए फर्स्ट आपका गलत होगा। सेकंड कह रहा है मानकीकृत पाठ्यक्रम, तो ये तो आपका बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड कैरिकुलम। थर्ड कह रहा है मूर्त पुरस्कार, ये पुरस्कार नहीं, सहकर्मी सहयोग, ये पीयर कोलैबोरेशन। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि वाइगोत्स्की आपके कहते हैं ना बच्चे समूह में और समाज में रहेंगे तो वो अच्छा सीखते हैं ना, ये समाज संस्कृति को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए ये भी लेव वाइगोत्स्की, 2 क्वेश्चन बने, एक क्वेश्चन शायद अभी और बना हुआ है। 17 देखिए कह रहा है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, जो आपने क्या पढ़ा हुआ है, देखिए इनर स्पीच, आंतरिक वाक क्या है ये आपको बताना है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक विकासात्मक देरी का संकेत है, देरी का संकेत नहीं है ये। सेकंड कह रहा है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, बिल्कुल बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। थर्ड कह रहा है बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका, दोस्त के साथ नहीं, ये आंतरिक वाक है ना, बच्चे खुद से बात करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत होगा। फोर्थ कह रहा है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, ये भी आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन प्याजे के अनुसार उनकी सोच की विशेषता है। अब जीन प्याजे का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, हमने भी आपको करवाया हुआ है। देखिए जीन प्याजे ने आपकी 4 स्टेजेस दी हुई हैं, कौन कौन सी,
कौन कौन सी हैं? 4 अवस्थाएं दी हुई है, कौन कौन सी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक बात है, यह आपका काम है। अब 4 वर्ष की अपर्णा है, वो कह रही है कि एक बटन जो है वो जिंदा है। ये किसका है? ये जीववादी चिंतन है ना। किस स्टेज में होती है ये? क्योंकि इसको ये जैसे इसको ये लगता है जो 4 वर्ष की अपर्णा है कौन से स्टेज में जाएगी ये? कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ये आपका काम है, हम नहीं बताएंगे इसको। ये कोई भी चीज़ देखिए, जैसे मेज है तो ये समझती है इसमें भी जान है ना, क्योंकि देखिए छोटा बच्चा जब गिर जाता है तो उसको आप कहोगे, ज़मीन को आप मार दोगे क्या, इसको मैंने मार दिया अब चुप हो जाओ, तो वो समझता है कि इसको जो अब चोट लग गई है, तो वो निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझता है। यही आपका क्या है? जीववादी चिंतन है, ठीक है। डोर के पास कहीं भी उसका सर लग गया, आप उसको मारोगे, डोर को, दरवाजे को मारोगे, बोलोगे चुप हो जाओ, इसको भी चोट लग गई, तो वो बच्चा चुप हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या लगेगा कि दरवाजे को भी चोट लगती है। तो वो निर्जीव को भी क्या समझता है? सजीव समझता है। इसी को क्या बोलते हैं? जीववादी चिंतन बोलते हैं, ठीक बात है। 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? स्वालीनता, ऑटिज्म आपने पढ़ा होगा, विकार, बताओ निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन कौन सी है? बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, संवाद कौशलों का उच्च स्तर नहीं होगा इसमें, कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता नहीं होती, उन्नत सामाजिक भावात्मक पारस्परिकता इसके अंदर नहीं होती, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 10 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने का कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है, आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। समस्या समाधान आप रेडीमेड बेच रहे हो क्या? हैं? ये समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका नहीं है। सेकंड कह रहा है, उन्हें बुद्धि मंथन और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना। बिल्कुल, ये समस्या समाधान तभी तो यही आपका तरीका होगा। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। थर्ड कह रहा है, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। भाई स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित नहीं करना। देखिए हतोत्साहित वर्ड निगेटिव होता है, एक वर्ड आपका होता है क्या? प्रोत्साहित, वो पॉजिटिव होता है। जो हतोत्साहित होता है ये निगेटिव होता है, ठीक है। तो हमें हतोत्साहित नहीं करना होता, प्रोत्साहित करना होता है, इसलिए थर्ड आपका गलत होगा। फोर्थ कह रहा है, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। अब देखिए यहाँ प्रोत्साहित लगा दिया है, यहाँ हतोत्साहित लगाता तब बात तो ठीक होती, लेकिन कह रहा प्रोत्साहित करना कठिन समस्याओं से बचने के लिए। जब कठिन समस्याओं से बच ही जाएगा तो समस्या समाधान किस बात का करेगा वो? तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए ये भी अदर्शन और रीजन वाले देखिए क्वेश्चन एक आपसे और पूछे जा रहे हैं। क्या रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों को अभिकथन दिया हुआ है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। बात तो ठीक है ना, शिक्षकों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिसमें बच्चों की भागीदारिता हो। रीजन क्या है इसका? सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। बात तो दोनों एकदम ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। फर्स्ट में कह रहा है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए आर ए क्या होता है? आर आपका अभिकथन, आर आपका अभिकथन होता है ना, अजर्सन होता है, तो ए फॉर अजर्सन होता है, आर फॉर रीजन होता है। तो ये ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये बात गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, ये बात भी गलत है। ए और आर दोनों गलत है, ये बात भी गलत है, दोनों सही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 22। अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, बहुत मेहनत लगती है क्लास को बनाने में, कंजूसी ना किया करें। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? अनुभवात्मक बल किस पर बल देता है? एक्सपेरिंशियल, बताइए। आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर। सेकंड कह रहा है, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। उत्पाद के रूप में नहीं भाई, प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। सेकंड आपका गलत होगा। थर्ड कह रहा है, बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर। शिक्षक के नियंत्रण पर, थर्ड भी आपका गलत होगा। फोर्थ कह रहा है, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर। यह भी आपका गलत है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर, ठीक है।
अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? ये क्रिटिकल देखिए, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? आपको बताना है, आंसर करो। वैचारिकता, गैर प्रासंगिकरण, संगठन, वर्गीकरण। तो गैर प्रासंगिकरण इस पर योगदान नहीं देता अधिगम के दौरान। आपको बताना था प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है कौन सी। तो ये बच्चा जिस कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है आप उससे अलग बताओगे, तो इसलिए ये योगदान नहीं देती है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए जो फर्स्ट फ्रंट पेज था आपका, उसमें आपको बताया गया था जो चीज़ें आपको जैसे हिंदी में नहीं समझ में आ रही है या कुछ गलत दे रखा है, तो जो बातें इंग्लिश में होंगी वही सही माना जाता है, वही आपके ऑफिशियल आंसर की होती है। अगर हिंदी में कुछ भी गलत दिया हुआ है तो आपका इंग्लिश में जो होगा वही आपका राइट आंसर माना जाता है। ठीक है, ये बात आपको फ्रंट पेज पे एकदम लास्ट वाले पॉइंट में बताया गया था, हमने भी आपको इसीलिए बताया, पढ़ाया, समझाया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। देखिए फिर अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन, अगर अभी कथन और कारण को देख के आप घबरा जाएंगे तो 4-5 क्वेश्चन आपके ऐसे ही चले जाएंगे, इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको अभिकथन पढ़ना है, कारण पढ़ना है, देखना है बात जो कही जा रही है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, अभिकथन देखिए क्या कह रहा है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन कर सकती है। बात तो ठीक है। रीजन क्या है इसका, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। बात ये भी ठीक है, दोनों बात ठीक है ना। तो बस हम देखेंगे ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं, बस इसमें कुछ करना ही नहीं था। फोर्थ ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, अब देखिए वाइगोत्स्की से 3 क्वेश्चन पूछे गए आपके, और वाइगोत्स्की का सिद्धांत बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। कंपैरिजन देखिए प्याजे का भी थोड़ा लॉन्ग है और कोहलबर्ग का भी 6 देखिए 6 स्टेज दिए हुए हैं ना, 3 चरण है, 3 लेवल है और 6 स्टेज है कोहलबर्ग में। प्याजे में भी आपको 4 स्टेजेस पढ़नी होती है और एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, आत्मसातीकरण, समायोजन क्या होता है, इन सब चीज़ों को समझना होता है। बट वाइगोत्स्की का सिद्धांत तीनों से भी बहुत आसान है। तो देखिए 3 क्वेश्चन वाइगोत्स्की से पूछे गए हैं, तो ये सारे ऐसे पॉइंट है ना यहाँ फिक्स होता है, क्वेश्चन आपसे पूछना ही है। प्याजे से क्वेश्चन फिक्स है, कोहलबर्ग से क्वेश्चन फिक्स है, वाइगोत्स्की से क्वेश्चन फिक्स है। तो ये सारे ऐसे टॉपिक हैं कि क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा यहाँ से। लर्निंग हो गई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना है। समावेशी शिक्षा हो गई, ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब 25 देखिए क्या कह रहा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाई स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, बताओ। सेकंड कह रहा है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। थर्ड कह रहा है सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। देखिए ये बात कब ठीक होती, फोर्थ ऑप्शन, जब आपके प्याजे बोलते, तो प्याजे आपके कहते हैं जो विकास जो होती है वो, जो संज्ञानात्मक विकास है वो भाषा को सुगम बनाती है ना। लेकिन वाइगोत्स्की जो होते हैं क्योंकि ये भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि भाषा जो होती है वो विचार को निर्धारित करती है। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। क्योंकि वाइगोत्स्की आपके ये भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं, ये बोलते हैं कि भाषा ही विचार को निर्धारित करती है। बट प्याजे आपके बोलते हैं वो विचार जो है भाषा को निर्धारित करती है ना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बात समझ में आई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कोहलबर्ग से क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो कोहलबर्ग आपके हो गए, प्याजे हो गए और वाइगोत्स्की हो गए। ये 3 सिद्धांत आपको ज़रूर पढ़ने हैं, आपको 10 नंबर दे जाएंगे, 8 नंबर दे जाएंगे, फिक्स है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाना है। समावेशी शिक्षा हो गई, आपका लर्निंग हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाना है। ठीक बात है, ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। तो कोहलबर्ग से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना, केवल लेवल बताना था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो ये कौन सी स्टेज है, ये पारंपरिक आपका स्तर है। देखिए कोहलबर्ग ने कितने स्तर दिए हुए हैं, 3 स्तर दिए हुए हैं। ठीक बात है, और अवस्था स्टेज कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। ठीक है, कि लेवल कितने हैं और स्तर कितने हैं। कन्फ्यूज़न हो जाती है, अगर आपको हिंदी में कन्फ्यूज़न हो रही है स्तर क्या होता है, चरण क्या होता है, तो आप इंग्लिश में देखिए। लेवल जो होता है आपका ये स्तर होता है
और अवस्था स्टेज जो होती है आपकी, ये चरण होती है। ठीक बात है। तो ये कौन सी है? कन्वेंशनल लेवल है। ठीक है, पहली आपकी प्री ऑपरेशनल लेवल होती, प्री ऑपरेशनल नहीं होती भाई, प्री कन्वेंशनल होती है। ठीक है, ये तो देखिए ये उसका दे दिया है, प्याजे के संज्ञानात्मक स्तर है ना, पूर्व ऑपरेशनल लेवल दे दिया है। तो पहली आपकी प्री कन्वेंशनल लेवल है, कन्वेंशनल लेवल है, उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक बात है, कन्वेंशनल लेवल। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। अब देखिए जीन प्याजे से क्वेश्चन पूछा गया आपसे। देखिए वाइगोत्स्की से 3 क्वेश्चन आपने अभी लगाया, कोहलबर्ग से 1 क्वेश्चन आपने किया। अब देखिए जीन प्याजे से 1 क्वेश्चन। जीन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। अब देखिए जीन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज क्या होती है? 2 से 7 वर्ष होती है। अगर आपको पता हो, पता तो होगी ही, 2 से 7 वर्ष होता है ना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें कह रहा है कि जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। ये क्या है? विकेंद्रियन है, पारगमन है, कारण परिणाम का विश्लेषण है, केंद्रियन है। तो केंद्रियन है ये। ठीक है, ये 2 से 7 वर्ष में सेंट्रेशन, ये सेंट्रेशन होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसमें बच्चा क्या होता है, एक ही चीज़ पे फोकस कर पाता है। आपने एग्जांपल लिया होगा, बड़ी सी बॉटल होती है, इसमें पानी भले ही कम हो, लेकिन एक छोटा है इसमें ज़्यादा पानी होगा, लेकिन वो क्या बताएगा? वो इसमें बताएगा इसमें पानी ज़्यादा है। उसको ये समझ नहीं आती कि पानी बर्फ़ बन सकता है, बर्फ़ पानी बन सकता है। लेकिन जो आपका ये प्री ऑपरेशनल है 2 से 7, लेकिन जब 7 से 11 वर्ष में जाएगा, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जाएगा, तब उसको ये पता चल जाता है कि बर्फ़ पानी बन सकता है, पानी बर्फ़ बन सकता है। लेकिन 2 से 7 वर्ष में केंद्रियन होता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। ये कह रहा है भौतिक वृद्धि और विकास विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। भौतिक वृद्धि और विकास, विकास कौन से सिद्धांतों का पालन करता है? आपने विकास के सिद्धांत में पढ़ा होगा। विकास क्या होता है? ग्रॉस टू फाइन होता है, आपने पढ़ा होगा ना, सिर से पैर की ओर। तो ये होगा शीर्षगामी, उसके बाद समीपस्थ। शीर्षगामी क्या होता है आपका? सेफेलोकार्डल होता है ना। उसके बाद प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकार्डल में विकास कहाँ होता है? सिर से पैर की ओर होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है? सेंटर टू पेरिफेरी होता है ना, केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो 4th ऑप्शन ही आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, आपने सेफेलोकार्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल तो पढ़ा होगा विकास के सिद्धांत में। 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29। 2 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। देखिए इसमें कह रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि, ग्रोथ, ठीक है, और सोच है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। ये आपको बताना है प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि कैसे होती है और मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और विकास कैसे होती है। आपने पढ़ा होगा पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की एज क्या होती है, उत्तर बाल्यावस्था की एज क्या होती है? जल्दी से कमेंट करो। ग्रोथ इसमें क्या होती है? सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो होती है वो शैशवावस्था में बहुत तेज होती है। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था में थोड़ी स्लो हो जाती है। उत्तर बाल्यावस्था में एकदम से स्लो हो जाती है। फिर उसके बाद जो आपका किशोर अवस्था होती है उसमें आपका ग्रोथ बहुत और तेज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना था पूर्व बाल्यावस्था में वृद्धि कैसी होती है? वो स्थिर होती है, थोड़ी सी रुकी होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए धीमी दिया हुआ है। बाल्यावस्था में एकदम से धीमी दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ी सी रुकी होती है, इसमें एकदम से धीमी हो जाती है। और ये देखिए सोच कैसी होती है मध्य बाल्यावस्था में? मध्य बाल्यावस्था आप समझ लीजिए उत्तर बाल्यावस्था आप समझ सकते हैं जैसे 2 से 6 वर्ष होता है, 6 से 12 वर्ष होता है ना, 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था होता है, 2 से 6 वर्ष क्या होता है? पूर्व बाल्यावस्था होती है। तो मध्य बाल्यावस्था आप उत्तर बाल्यावस्था ही समझ लीजिए। आंसर आपका तब भी आएगा उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। तो 6 से 12 वर्ष में उसकी सोच जो होती है वो तार्किक हो जाती है, तो ये यहाँ पे तार्किक आएगा। तो 4th ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक बात है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। इसका आंसर आप जल्दी करें, बहुत ईजी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल का उदाहरण है? ग्रॉस मोटर स्किल आपको बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रॉस मोटर स्किल? ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है? जहां आप बड़ी मसल्स का यूज करते हो ना, और एक होती है फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गति कौशल होता है आपका। वहां जैसे आपका हाथ की उंगलियों का जहां यूज होता है, जैसे आप सुई में धागा डाल रहे हो, है ना।
फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो इसमें फाइन मोटर स्किल का यूज हो रहा है ना, उंगलियों से आप काटोगे ना पकड़ के। एक कागज पर बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, बात दोनों सेम लिखी हुई है यहाँ पे। बुनाई करना, बुनाई करते हो तो आप वो देखो हाथ की उंगलियों का यूज़ होता है। मसल, जहाँ बड़ी मसल्स का आपका यूज़ हो, जैसे आपका दौड़ना हो गया, चलना हो गया, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है तैरना। तो जब आप तैरते हो तो उसमें देखिए आप हाथ और पैर, बिना हाथ पैर हिलाए आप तैर नहीं सकते ना, उसमें बड़ी मसल्स का यूज होता है। तो बड़ी मसल्स का यूज जहाँ होता है वो आपका क्या होता है, स्थूल गति कौशल होता है। तो वो बात फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये आपके 30 क्वेश्चन थे सीडीपी के, 20 अगस्त 2023 के क्वेश्चन थे। तो इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ऐसे ही आपका पेपर होगा। हिंदी भी होगी पेपर में और इंग्लिश भी होगा, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको हिंदी में समझ में नहीं आए आप इंग्लिश में देख लीजिए, ठीक है। ये सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास। ये आपका पेपर था 20 अगस्त 2023 का। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ये आपका पेपर 1 का था, ज़रूरी नहीं है ये पेपर 1 वाले ही बच्चे देखें। आप सीडीपी पढ़ते हो तो पेपर 2 के लिए आपको अलग से पढ़ाया जाता है, सीडीपी नहीं पढ़ाया जाता ना, एक ही पढ़ते हो ना, तो क्वेश्चन वैसे ही होता है। ऐसा क्वेश्चन देखिए, हमने जब एग्ज़ाम दिया हुआ था सीटेट का, तो हमने पेपर 2 के लिए कभी सीडीपी पेपर 2 सॉल्व ही नहीं किया था, ओनली पेपर 1। तब पेपर 1 ही पढ़े थे, तो पेपर 1 ही सॉल्व करके हमने पेपर 2 एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मेरा अच्छा स्कोर आया था ना। तो ऐसा नहीं आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, पेपर 1 और पेपर 2 आप दोनों सॉल्व करिए, पेपर 1 के लिए भी पेपर 2 के लिए भी। तो सीडीपी तो आपका सेम है ना। तो ये था सीडीपी पेपर 1 के लिए, लेकिन आपके लिए हम सीडीपी पेपर 2 के लिए आपको कल हम बताएंगे वो कैसे पेपर था आपका, और सॉल्व भी करवाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर प्लीज़ वीडियो क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको वहाँ हम शेयर कर देंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। आप 30 मिनट लगा के क्वेश्चन को 20 मिनट में सॉल्व ज़रूर करें। देखें तो आप कितने टाइम में सॉल्व कर पाते हैं ना, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं बचाओगे तो आप मैथ को कैसे सॉल्व करोगे, पैसेज को कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि आपके पास पर क्वेश्चन 1 मिनट है। अगर आप सीडीपी से टाइम बचा रहे हो तो वो टाइमिंग आप मैथ में लगा सकते हो, पैसेज में लगा सकते हो। तो वो कैसे होगा जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, केवल यूट्यूब ही बैठ के 4 घंटे देखते रहोगे। तो टाइम भी तो मैनेज करना है। जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया 2-3 दिन में, अब ज़्यादा पढ़ोगे तो बाउंस कर जाएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक बात है। ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, एग्ज़ाम दे के आओगे तब समझ में आएंगी ज़्यादा। अभी सब लोगों की समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में उन लोगों को आएगा जिसने एक बार एग्ज़ाम दिया होगा, उनको समझ में बात मेरी आ रही होगी। और बहुत काम की बात हमने इस वीडियो में आपको पहले बताई थी, वो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी, ठीक बात है। तो मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, पेपर 2 का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सीडीपी का। उम्मीद करेंगे सारे पेपर आपका सॉल्व करवा दें। कल 2 क्लास कर देंगे अगर टाइम मिला तो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके।